बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए मौजूदा जोग्राफियाई और सिक्योरिटी मंजरनामे में एक मजबूत मुश्तरका दिफाई कमांड की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मशरिक में इंडिया के साथ कशीदगी, मगरिब में अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल और दहशतगर्दों की दरअंदाजी की वजह से दोनों सरहदें गैर महफूज हैं। ऐसी सूरत में फौजी हम आहंगी और मौसर कमांड सिस्टम की जरूरत वाज़े हो जाती है ताकि मुल्क की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर फाल हो सके। कौमी असम्बली ने हाल ही में 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी है ताकि फौजी ढांचे को नई शक्ल दी जा सके। उन तरामीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है और आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF बनाने का फैसला किया गया, जिसकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि ये नए कवानीन नहीं बल्कि मौजूदा कवानीन में तरामीम है ताकि आईनी ढांचे और मौजूदा फौजी कवानीन के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। सरकारी ज़राए और सिक्योरिटी मुबस्सरीन तवक्को कर रहे थे कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत मुलाजमत के खात्मे के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। 29 नवंबर को यह तारीख खास अहमियत की हामिल थी क्योंकि इसी दिन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इब्तदाई 3 साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही थी, लेकिन 2024 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में की गई तरमीम के बाद सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर कर दी गई और कानून के मुताबिक इसके लिए किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रही। इसके बावजूद नोटिफिकेशन में ताखीर ने कई सवाल जन्म दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आर्मी चीफ की 5 साल मुद्दत किस तारीख से शुमार होगी? क्या यह तारीख नवंबर 2022 से शुमार की जाएगी जब उन्होंने ओहदा संभाला था, या नवंबर 2025 से जैसा कि नई कानून साजी के बाद अमूमी तासुर है? नोटिफिकेशन की ताखीर ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड NSC के सरबराह की तकर्री को भी इल्तवा में डाल दिया है। यह ओहदा 2 जाहरी और दिफाई जिम्मेदारियां संभालेगा जो पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी संभाला करते थे। NSC के सरबराह की तकर्री चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही मुमकिन हो सकती है। मौजूदा हालात में जब सरहदी कशीदगी, दाखिली सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, एक वाहिद आला कमांड हुकूमत के नजदीक होना जरूरी है जिससे अस्करी रिस्पॉन्स मजीद बेहतर हो सके। बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुतअद्दिद ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या उसके मसावी ओहदे मौजूद है। मिसाल के तौर पर अमरीका में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह होता है और बराह रास्त सदर और वजीर दिफा को रिपोर्ट देता है। बरतानिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तमाम फौजी शाखों के कमांडर्स के साथ मिलकर कौमी दिफाई पॉलिसी तश्कील देता है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा 2019 में कायम किया गया ताकि तीनों मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक फैसला साजी मजबूत हो। ये मिसालें वाज़ेह करती हैं कि जदीद दिफाई माहौल में एक मुश्तरका कमांड की मौजूदगी लाजिम है। CDF का ओहदा पाकिस्तान के लिए क्या अहम है? ये ना सिर्फ फौजी हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक फैसला साजी को तेज करेगा बल्कि सरहदी कशीदगी और दाखिली चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की दिफाई सलाहियत को मुकम्मल फाल रखेगा। आलमी तजर्बे बताते हैं कि मुश्तरका दिफाई कमांड के बगैर मौसर कौमी दिफा मुमकिन नहीं है और मौजूदा ताखीर और कानूनी पेचीदगियों के बावजूद CDF के क़याम से पाकिस्तान का दिफाई ढांचा किस हद तक मजबूत हुआ, किस हद तक मरबूत हुआ और किस हद तक जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो जाएगा, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर मसूद खान साहब ने, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। मौजूदा जोग्राफियाई मंजरनामे को देखें तो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत मुश्तरका दिफाई कमांड की अहमियत जो है ये पहले से क्यों बढ़ी हुई है? और दूसरा ये कि पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा था, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा जो है इसमें बुनियादी फर्क क्या होगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ जो स्टाफ कमेटी था, बेसिकली इट वाज अ सिंबॉलिक था, आप समझ लें एडवाइजरी रोल था उनका। ऑपरेशनल कमांड में उनके अंडर कमांड कुछ भी नहीं था, कोई ट्रुप्स उनके पास नहीं थे। देयरफॉर एडवाइजरी रोल तक था कि वो डिसीजन मेकिंग में कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी हद तक था। लेकिन जब रिजल्ट मार के हक हुआ बुनियाद में मरसूस के बाद रियलाइजेशन हुई क्योंकि वार जो है पैटर्न अभी तब्दील हुआ है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में गए हैं। अब खाली ये मिलिट्री, एयर और नेवी नहीं थी, इट वाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर है और स्पेस थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसमें चीजें आ गई थी। सो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जिस वक्त था और एक सिनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और एक सोच थी कि किसी तरह 1 पॉइंट मिलिट्री एडवाइस होनी चाहिए और स्पेशली जब इस तरह के वाकयात हो, कन्फ्लिक्ट हो, अटैक्स हो, तो उसमें डिसीजन मेकिंग इसमें इंपॉर्टेंट। फिर आर्मी का भी देखें किस लिए क्यों रोल मजीद सामने आता है आर्मी का, क्योंकि देखें कि जो पाकिस्तान में लैंड सेंट्रिक, लैंड फोर्सेस सेंट्रिक
स्ट्रेटजी, डिफेंस स्ट्रेटजी आपकी बनती है। आपकी जो वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात करते हैं, ये जो वहां पे कंसेप्ट आता है ग्रेटर अफगानिस्तान या ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं। आप ईस्टर्न बॉर्डर्स को देखते हैं, वहां पे ग्रेटर ईस्टर्न भारत की बात होती है। तो फिर आर्मी जो है कि डिसीजन मेकिंग में सुतून की हैसियत रखती है। आप समझ ले महवर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके इर्द गिर्द सारे जो बाकी जो इदारे हैं या बाकी फोर्सेस हैं, दे रिवॉल्व अराउंड। सो कोऑर्डिनेशन की उसमें रिक्वायरमेंट थी। आपको मैं एक बैकग्राउंड दो, देखिए इंडिया ने क्यों सीडीएस का वो क्रिएट किया। 99 में दे रियलाइज कि कारगिल वार के बाद की मसला है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमें कोई सीडीएस का ओहदा क्रिएट करना चाहिए। सो देयरफॉर देयर एक कमेटी बिठाई गई, कारगिल रिव्यू कमेटी थी, और उन्होंने बड़े उस पर रिसर्च किया, स्टडीज की, एक रिपोर्ट बनाई। फिर इसके बाद इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी भी बिठाई, एंड इन 2019 दे डिसाइडेड टू हैव चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज की अपॉइंटमेंट, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो एक्शन में आएगा, वो आएगा जब देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ वार। सो डिसीजन मेकिंग जो होगी बहुत इजी होगी। ऑपरेशनली आपकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और आपकी कोहेजन होगी, सिनर्जी होगी, जॉइंटनेस होगा। सो इम्पैक्ट आपका देखिए, आपने क्रिएट किया है तो कंटिन्यूटी की जरूरत थी। सो देयरफॉर सोचा गया कि एक ये हो, और आपने देखा कि आइन में अमेंडमेंट किया गया। सो दिस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अपॉइंटमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज क्रिएटेड, और इसकी अब नोटिफिकेशन होगी। इट विल बी फॉर 5 years। चलो मैं इसके ऊपर मैं मजीद ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, राजा साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूँ। राजा साहब ये बताइए कि इब्तदाई तौर पे जो पुराना कानून था उसके मुताबिक तो 3 साल की तैनाती होती थी आर्मी चीफ की, फिर उम्र की हद बढ़ा दी गई, तो 5 साल हो गई मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत। तो लेकिन ये 29 तारीख को बहुत सारे लोग बहुत अहमियत के हामिल करार दे रहे हैं कि जी 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन जो है उससे पहले हो जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई तरमीम की तो ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो 2 साल तो पहले एक्सटेंड है, तो ये नया जो नोटिफिकेशन है ये 2 दिन बाद भी हो सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म बाहर हैं, वो शॉर्टली वापस आ जाएंगे, नोटिफिकेशन जो है ये अपने टाइम फ्रेम के अंदर ही होगा। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर 1-2 दिन भी इसमें डिले आता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, कोई सिग्निफिकेंट फर्क मुझे नजर नहीं आता कि इससे कोई प्रॉब्लम पैदा होगी। सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ कंट्री, वंस ही बैक, तो वो आके तो उनका नोटिफिकेशन कर देंगे, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने इसका इन्हें नोटिफाई करना होता है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का, चूंकि जो कारगिल का मौका था, कारगिल की जंग के दौरान ये हमें बड़ा बखूबी अंदाजा हुआ कि वहां पे हमारी जो बड़ी फौज थी तो उसका एक हिस्सा जाके कारगिल की पहाड़ियों पे पहुंचा, लेकिन बाद में जो हमारे एयर चीफ थे उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं, इसका मुझे सारी कार्रवाई का पता नहीं, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की आर्मी को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उनकी रेपो खराब हुई। तो अभी जो हमारी ये 6 मई से लेके 10 मई तक 2025 को जो बुनियानुल मरसूस जो मार्का हक था वो हमने सर किया अल्लाह के फजल करम से, और हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने, तो उसमें ये बड़ी जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। लेकिन उसके बाद मजीद इसे बेहतर करने के लिए अंदाजा ये हुआ कि मिनट्स के अंदर डिसाइड करना होता है कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या मेजर्स लेने हैं, और किस तरह हमने मूव करना है। तो लिहाजा ये ओहदा क्रिएट किया गया, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि अमेरिका में है, बरतानिया में है, भारत में मौजूद है। सीडीएफ का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा इसमें कोई कबात नहीं कि पाकिस्तान में ये क्यों ना हो। और फिर इनका अगर रोल देखा जाए तो बड़ा पिवटल रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पर्टिनेंट रोल है कि वो सारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उनकी प्लानिंग को सुपरवाइज करते हैं, और फिर जंगी हालात, यानी जो मुसल्लह अफवाज के, इससे पहले आपको पता है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे, तो अब वो जो ड्यूटी है, वो जो जिम्मेदारी है, नाउ इट इज असाइंड टू दी चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस, तो वो उसकी सरबराही करेंगे।
तो इस हवाले से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 243 उसका सब आर्टिकल 3 उसे अमेंड करते हुए ये प्रोविजन डाली गई, ये आर्टिकल नया यानी उसका एक हिस्सा इंसर्ट किया गया सब आर्टिकल 243 में। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें पहले ये था कि जो उसका पहला पार्ट है कि दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शेल बी दी कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, और दूसरा फिर ये था कि दी ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शेल अपॉइंट दी, फिर आगे चीफ्स की बात आ जाती है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ एयरफोर्स है, चीफ ऑफ नेवी है। तो ये फिर उससे तब्दील करते हुए ये नया आर्टिकल नई कानून साजी करते हुए उसे डाला गया। आर्टिकल का एक हिस्सा जो मैं वजात कर चुका हूँ 243 सब आर्टिकल 3। तो मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है, और आपका जो सवाल था तो उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर आएंगे जिस दिन वो नोटिफाई करेंगे तो वहां से उनकी टर्म स्टार्ट होगी 5 इयर्स। यानी ये उनकी टर्म स्टार्ट जो है ये 2022 से नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए ना, एक इसमें मैं गुजारिश कर लूं कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। यानी जब आप कानून साजी करते हैं ना तो आपको उसमें वाज़े तौर पे लिखना होता है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अब अमेंड हुआ, पोस्ट अब तख्लीक हुई, तो लिहाजा ये ऑनवर्ड जाएगा इसका। अच्छा चले इस ज़िमन के अंदर राजा साहब मेरा एक और ज़िमनी सवाल है, लेकिन मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की राय ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ही क्यों डिफेंस फोर्सेस का सरबराह होगा। तो आप ये बताइए कि हैयत के एतबार से या काम के एतबार से या जोग्राफियाई एतबार से या समझबूझ के एतबार से क्या फ़र्क होता है, और किस वजह से ये इंतखाब इस ज़िमन के अंदर किया गया कि आर्मी से ही वो डिफेंस फोर्स का सरबराह लिया जाएगा। जी हाँ, देखिए मैं जिस तरह बता रहा था कि एक ग्राउंड फोर्सेस जो है आपकी, जो लैंड फोर्सेस है आपकी मेजॉरिटी, आपकी मेजर स्ट्रेंथ लैंड फोर्सेस से, जोग्राफिकली लैंड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट मैक्सिमम एरियाज पे होती है, और इनके सपोर्ट में आपकी एयरफोर्स आती है जब इस तरह मेजर ऑपरेशंस होते हैं। एट टाइम्स नेवी के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन होती है। आप देखें ना, जब आपका बॉर्डर, हम खाली अफगानिस्तान की मिसाल देखें, 2641 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो इसमें डिप्लॉयमेंट तो आर्मी है, ग्राउंड पर डिप्लॉयमेंट है। इसी तरह आप देखें LOC आपकी है, आपके उसके बाद वर्किंग बाउंड्री है, फिर आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है ईस्ट में इंडिया के साथ, तो वहां पे सारी डिप्लॉयमेंट आपकी आर्मी है, इनफैक्ट जो ट्रूप्स वहां पे आपके हैं। सो मेजर किरदार जो है, जो कोर है आपके ना, कोर फोर्स है या एक बुनियादी सतून जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, मेजर रोल है। सो इसको लीड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो डिसीजन मेकिंग इज रेस्ट विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, स्पेशली जब ज्योग्राफिकल डिप्लॉयमेंट्स की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं, तो इसलिए तो मेजर शेयर ही पाकिस्तान आर्मी का होता है। दैट्स वाई देखें ये फैसला किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और अकॉर्डिंग टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करंटली ये 2 अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान आर्मी के पास होंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि वो फौज का है। जिस तरह मैंने कहा था कि चीफ डिसीजन मेकिंग चीफ के पास होगी, और लेकिन जो होगी एक्चुअली जब ये होगी किसी वार में, कॉन्फ्लिक्ट में, तो दे विल सिट टुगेदर डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए विदाउट लूजिंग एनी टाइम। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, और मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन एक स्टेप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई हैं, सो मेरे ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, राजा साहब, जैसे कि मैं सवाल मेरा पिछला ये था कि आपने कहा कि मुद्दत उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगा। अब आपको याद होगा कि पहले उम्र की बालाई हद जो थी उसको तब्दील किया गया। अब अगर 5 साल का ओहदा जो है या 5 साल की मुद्दत जो है, ये आज फर्ज कर लें कि रात गए इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ये आज से स्टार्ट होगी, तो फिर जो एज अपर लिमिट है वो कैप खत्म हो जाएगी। जी देखिए ना, ये तो 64 है ना, रिटायरिंग एज जो है वो 64 है आर्मी एक्ट के अंदर जी। तो जी मेरी बात सुन रहे हैं? जी मैं सर आपकी बात सुन रहा हूं। जी वो 64 है, तो मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल हैं तो वो 64 तक उनके शायद 5 साल बनते हैं। अभी शायद वो, मेरा जो ख्याल है जाती तौर पे मैं समझता हूँ, मेरा जो नॉलेज है
कि he has not attained the age of 60 years. Still he is 58 और 57 उनकी एज है, तो वो तो आसानी से कंप्लीट कर लेंगे अपनी टर्म। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आपने बात की कि हैयत के एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से, एक सवाल ये है कि पहले आप देखिए कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा होता था सेरेमोनियल होता था, तो क्या इधर उनके ऊपर भी इख्तियार दे दिया जाएगा या ये भी किसी हद तक सेरेमोनियल होगा? वो जो चीफ्स हैं, जो दो अफवाज के चीफ्स हैं, उनकी अपनी स्टैंडिंग बरकरार रहेगी? जी हाँ, इसमें देखें कि इसमें एक बड़ी क्लैरिटी है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ये ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें दे विल सिट टुगेदर, डिसीजन मेकिंग होगी, उसके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, जो पाकिस्तान नेवी है, उनके आर्मी एक्ट दे आर स्टिल, जो उनके जो पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट है इंटैक्ट है, पाकिस्तान नेवी का जो ऑर्डिनेंस है दैट इज इंटैक्ट। तो देयरफॉर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी रोल है वो अदा करते रहेंगे, अपने प्रमोशन ट्रांसफर्स वो करते रहेंगे। दे विल कंटिन्यू एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसमें तो कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है। लेकिन जब ऑपरेशनल मामला आएंगे तो यकीनन उस वक्त जो मेजर फोर्स है, जो पाकिस्तान आर्मी है, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो फिर उनका वो दे विल सिट टुगेदर, तो डिसीजन मेकिंग में आसानी के लिए ये चीजें हैं। और जिस तरीके से देखें कि ये फेल्ट की गई कि जिस तरीके से वार चेंजिंग इस कैरेक्टर, और जो हमने रियलाइज किया विद दिस मार्के हक और बुनियाद महसूस में, तो उसमें देखें कि इससे भी दुनिया में बड़ा, इंडिया में बड़ा खौफ है। जिस तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो ग्रेस दी गई है, डिस्टिंक्शन मानी गई है, हिस्टोरिक इनकी रिकॉग्निशन, आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे या चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, तो वो एक ऑलरेडी देखें 5 स्टार बन चुके हैं। तो एक्नॉलेजमेंट भी है, नेशनल ग्रेटिट्यूड भी है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। और पाकिस्तान के जो इमेज जिन्होंने दुनिया भर में, पाकिस्तान है जियो स्ट्रेटेजिक इमेज रीजन और बिकॉज ऑफ उनकी लीडरशिप की वजह से, तो आपको मुमकिन हुआ आज पाकिस्तान की इज्जत जो है दुनिया भर में, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रेस करता है, फील्ड मार्शल कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो उनके साथ लंच करता है। तो ये आपने साबित किया ना, आपने डिलीवर किया है, आपकी लीडरशिप थी और स्ट्रेटेजिक विजन था, आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी, जिससे आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। और कांग्रेस की ऑपोजिशन रिपोर्ट जो सबमिट हुई है, सो दैट वाज द लास्ट नेल इन द कफन ऑफ इंडिया सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो देखिए, ये एक्नॉलेजमेंट है और ये मैं इस दफा करता हूँ, जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसमें देखें जो एक वो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 176C है, उसमें ये एक अमेंडमेंट की गई थी। पहले चीफ का लिखा हुआ था वहां पे 3 जो चीफ का जिक्र था, अब उसमें CDF इंक्लूड कर दिया गया है। और जो इसका मतलब है कंकरेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और जो 2024 नवंबर में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें यह था कि उसमें भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में और पाकिस्तान नेवी के ऑर्डिनेंस में भी अमेंडमेंट की गई थी। और उसमें भी यही था कि वो जो टेनोर जो था वो 3 साल की जगह 5 साल कर दिया गया था। यानी मौजूदा हालात के तनाजुर में और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो होने वाली कानून साजियाँ हैं और जो बदलती हुई कैफियत हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने फैसला किया कि जब हमसाया ममालिक के अंदर भी ये हो रहा है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, तो सेंट्रलाइज करने के लिए हाल ही में जो तजर्बा किया गया उसके नतीजे में ये सेंट्रलाइज किया गया। और इसमें मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, तकर्री के हवाले से जो इबाम है, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म वापस आते हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि 1-2 दिन बाद भी हो तो कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता माह अक्टूबर में सरहदी झड़पों के बाद जंगबंदी हुई, जो अब भी बरकरार है। मगर पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि यह कोई रिवायती जंगबंदी नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इस तासुर की तौसीक की है और कहा है कि इसे 2 मुतहारिब रियासतों के दरमियान होने वाली क्लासिकी सीज फायर के तौर पर देखना ही गलत है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इब्तदा से वाज़ेह रहा कि मसला सरहदी झड़पें नहीं बल्कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी है। और जब तक अफगान सरजमीन से TTP और उससे मुंसलिक गिरोहों के ठिकाने खत्म नहीं होते, पाकिस्तानी रियासत के लिए किसी भी सीज फायर का मतलब सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। दोहा और इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में यही नुक्ता नज़र मरकजी किरदार था।
पाकिस्तान ने जंगबंदी इस शर्त पे कबूल की थी कि अफगान सरपरस्ती में काम करने वाले गिरोह पाकिस्तान के अंदर हमले नहीं करेंगे, मगर उसके बाद का मंजरनामा यह है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े हमले हुए, जिनमें अफगान शहरी भी मुलव्वस पाए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसीलिए यह वाज़ेह किया कि अगर बुनियादी शर्त पूरी ना हो तो जंगबंदी बरकरार नहीं समझी जा सकती। पाकिस्तान के नजदीक ये कोई रियासती जंग नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक तसलसल है, जिसे अफगान सरजमीन से मिलने वाली पनागाहें मजीद पेचीदा बना रही हैं। इसी पस मंजर में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मखसूस अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई के करीब था जब कतर ने मुदाखलत करते हुए सालसी की दरखास्त की और वो ऑपरेशन रोक दिया गया। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ कतर बल्कि तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक को भी यह बावर करवाया कि मसला महज बॉर्डर मैनेजमेंट का नहीं बल्कि पॉलिसी इख्तलाफ का है और बराह रास्त पाकिस्तानी अफराद की जानों को खतरा है। 4000 से ज्यादा फौजी ऑफिसर और जवान शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इन वाकयात में मुसलसल इजाफा इस बात की निशानदही करता है कि तालिबान हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करना होगी। पाकिस्तानी क़यादत बार बार ये मौक़िफ़ दोहरा चुकी है कि अफगानिस्तान की तरक्की, अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान ये इसके अपने अपने मफाद हैं। यूरोपीय यूनियन और खित्ते के कई ममालिक को भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया है। इसी सिलसिले में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी एक तफसीली ब्रीफिंग में ये बताया कि अफगानिस्तान में आज भी अलकायदा, दाइश और TTP के मराकज़ मौजूद हैं और उन्हीं मराकज़ से दहशतगर्दों को असलहा, फंडिंग और सहूलतकारी मिलती है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने साल भर में 1873 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें 136 अफगान शहरी थे, जिससे एक बार फिर वाज़ेह होता है कि मसला दाखिली नहीं बल्कि सरहद पार मौजूद मुनज़्ज़म नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खत्ते के ममालिक को मिलकर काम करना होगा। अगर अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रुकवा दे तो वह न सिर्फ सीज़ फायर बरकरार रह सकता है बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी और इस्तेहकाम के दरवाजे भी खुल सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से यही एक सादा, मुसलसल और वाज़ेह पैगाम है कि मौजूदा हालात में अमन की कुंजी हमारे हाथ में नहीं, काबुल के हाथ में है। इसी मंजरामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मरियम फातिमा साहबा ने और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमदुल हसन अल अरबी साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का इस हवाले से वक्त देने के लिए। अहमद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो सरहदी झड़पें हैं, ये जारी जंगबंदी है, इसको सीज फायर ना समझने की बात की है कि इसे सीज फायर ना समझा जाए। इस वक्त अगर बैनुल-अक़वामी मंजरनामा देखें, अफगानिस्तान किस टेंशन के अंदर है और आने वाले दिनों के अंदर खित्ता मजीद किस टेंशन में आएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान का स्टैंस शुरू से ही बहुत वाज़ेह रहा है पूरी दुनिया के सामने कि हमारा अफगानिस्तान के साथ जो इशू है वो टेररिज्म के ऊपर है और टेररिज्म इज द ओनली कंडीशन जो सेंट्रलिटी है पाकिस्तान अफगान रिलेशंस की, वो टेररिज्म जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आ रहा है उसके अराउंड रिजॉल्व करती है। टू द एक्सटेंट कि अगर ये दहशतगर्दी बंद नहीं होती, द मोस्ट एक्सट्रीम मैयर इज अ कंट्री, जो एक मुल्क कन्वेंशनल वॉर में इंगेज हो जाए एक और मुल्क के साथ। तो हमने ये वाज़ेह किया कि अगर ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होती तो हम एक कन्वेंशनल जंग भी कर सकते हैं। अफगान हमने करके भी दिखाया है कि हम टेरर हाइड आउट्स जो हैं इनके वहां पे टारगेट करें। पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, आपको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान को 65, 71 और उसके अलावा भी भारत के साथ जो जंगें हुई हैं उनमें कंबाइंड इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस दहशतगर्दी से हुआ है जो भारत अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है। सो पाकिस्तान 20 साल की अपनी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं और हमने प्रैक्टिकली ये देखा भी है माजी के अंदर कि टेररिज्म पाकिस्तान से उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान के अंदर टेरर हाइडआउट्स को टारगेट ना किया जाए। अब इस पे आगे दो ऑप्शंस हैं, वो वाजे हैं। या तो अफगान तालिबान जो अपने आप को कहते हैं कि हम हुकूमत हैं अफगानिस्तान की, या तो वो जिम्मेदारी लें और इन दहशतगर्द तंजीमों को वहां से खत्म करें। अगर वो नहीं कर सकते, द सेकंड ओनली वायबल ऑप्शन जो विच इज लेफ्ट ऑन द टेबल वो ये है कि पाकिस्तान उन टेरर हाइडआउट्स को खुद टारगेट करे। तो पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है। इसी वजह से ये जो सीज फायर है इसको आपको इट्स अ कंडीशनल सीज फायर, और वो कंडीशन ये है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं भेजेगा, इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं है। दूसरी जो आपने इंटरनेशनल मंजरनामे की बात की है, पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है। जब ईरान के अंदर इन्होंने इसराइल के बिहाफ पे स्पाइंग की थी ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान, और ईरान ने 15 लाख अफगानियों को बहुत बुरी तरह से बाहर निकाल दिया, उस वक्त ईरान कह रहा था पूरी दुनिया को कि ये पूरे खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
ताजिकिस्तान के ऊपर जब अगस्त पे इन्होंने अटैक किया तो ताजिक्स ने कहा कि ये पूरे खत्ते के लिए खतरा नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आज आपने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत, आज FBI ने कुछ इनके अफगान जो टेररिस्ट हैं उनको एप्रीहेंड किया है, जो कि और टेररिस्ट एक्टिविटी अमेरिका के अंदर प्लान कर रहे थे। 26 नवंबर को वॉशिंगटन के अंदर इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया। बात यह है कि ये जितनी भी दहशतगर्दी अफगानिस्तान के थ्रू पूरी दुनिया में डिसएमिनेट कर रही है, इसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी। मैं अहमद साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। डॉक्टर साहिबा, अगर देखा जाए मजमूई मंजरनामे में अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़े दिखाई देते हैं, जिसमें KP खुरासान दिखाई देता है, जिसमें दाइश दिखाई देती है, जिसमें जमातुल अहरार दिखाई देती है, TTP दिखाई देती है, TTA है और TTA के मुख्तलिफ धड़े हैं और किसी पे कंट्रोल नहीं है। बैनुल अक़वामी मंजरनामे में देखें तो अमेरिका के शहरों को बम से उड़ाने के जो तरीके हैं वो टिकटॉक के ऊपर बताए जा रहे हैं अफगानी शहरियों की जानिब से। तो ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं अफगानिस्तान के और इसके पीछे की वजह क्या लगती है? बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम सवाल की तरफ इशारा किया कि जो ये मिस्क्रिएंट हैं या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, दे आर नाउ डिवाइडेड इन मेनी फैक्शंस। इसकी वजह से बहुत सारी रियलिटीज़ जो हैं वो ऑब्फस्केट भी हो गई हैं अफगानिस्तान के हिसाब से भी, और कहीं भी अगर कोई भी मिलिटेंट ग्रुप जो है या प्रॉक्सी ग्रुप काम कर रहा होता है, जब उसके अंदर धड़ाबंदियाँ हो जाती हैं तो उसके अंदर ज़्यादा मसाइल इस तरह के जन्म लेते हैं कि देयर आर टेररिस्ट इंसिडेंट्स दैट टेक प्लेस, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आयद होती है? ये हमेशा जो है एक वो स्टेट जो कि टेररिस्ट इंसिडेंट से डील कर रहा होता है, उसके लिए इन मामलात को देखना बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। जिस तरह कि इस्लामाबाद में जब अटैक हुआ तो मैं ये नोट कर रही थी कि जो TTP है उसने एक फर्दर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक नई तंजीम का नाम लिया जिसका नाम था जैशुल हिंद। तो मेरा ख्याल है कि आइडियोलॉजिकली ये सब अलाइंड हैं, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, लेकिन ये मुख्तलिफ नामों से जो है वो ऑपरेट करते हैं और इनके इंटरनली कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं, दे आर वाइंग फॉर पावर। ये तो तालिबान के ग्रुप्स की बात हो गई। इसके अलावा मैं आपकी तवज्जो जो है उन ग्रुप्स की तरफ भी करना चाहती हूँ जो कि ISAF फोर्सेस के साथ और NATO फोर्सेस के साथ, जब अमेरिकन गवर्नमेंट और उनकी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही थी, वो उनके CIA के ट्रेंड बंदे हैं, उनके लिए वॉर ट्रेंड लोग हैं और उनके जो है साथ ट्रांसलेटर्स और उनके साथ डिफरेंट कैपेसिटीज में वो कोऑपरेट कर रहे थे। तो जब अमेरिका यहाँ से विड्रॉल किया अमेरिका ने, तो उन्होंने इन तमाम लोगों को जो है एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत जो है अपने मुल्कों के अंदर सेटल किया। अब आप ये इमेजिन करेंगे, ये तो अपरेंटली अगेंस्ट तालिबान दे वर कोऑपरेटिंग विद अमेरिका एंड द वेस्ट एज वेल। और अब रिसेंटली जो कि व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक हुआ है, उससे ये समझ में आती है कि जो बंदा गया हुआ था वो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस और चेक्स के थ्रू पास होकर अमेरिका के अंदर गया था, एंड येट ही वाज इन्वॉल्व इन दिस। और इसी तरह इस प्रोग्राम के तहत जो बाकी अफगानी बाशिंदे भी डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके सेटल हुए हैं, इन सब ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और इसके अलावा वेस्ट के अलावा इस खत्ते में भी वो एक नेटवर्क के फॉर्म में ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से पाकिस्तान और आसपास के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गए हैं। अगर हम रियलिस्ट पैराडाइम में देखें तो हम लोग एक सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार हैं और ये जो टेररिज्म जो है ये एक स्पाइरल करता जा रहा है इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स। इन सारे प्रॉक्सीज ग्रुप्स के होते हुए अब मामलात ये हैं कि देयर इज वन ग्रुप व्हिच इज काबुल ग्रुप एंड द अदर इज द कंदाहार ग्रुप। काबुल ग्रुप जो है वो इकोनॉमिक अपने लिए फॉरेन पॉलिसी को जो है वो प्रैग्मेटिज्म के पर्सपेक्टिव में इंडिया के साथ अलाइन के साथ वो लेजिटिमेसी की कोशिश कर रहा है, जबकि जो कंदाहार ग्रुप है दे आर मोर इनटू देयर आइडियोलॉजिकल जो है उनका जो बिगिनिंग थी, जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस थे इस्लाम के, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं काबुल ग्रुप को ऑन द पॉइंट ऑफ पोजीशंस जो कि तालिबान गवर्नमेंट के अंदर लोगों को देनी है, औरतों की जो राइट्स हैं उनके ऊपर उनके पोजीशन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अगर वो किसी भी किस्म के ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में अपने आसपास की कंट्रीज में एंटर होना चाहते हैं, वो उसके बहुत अगेंस्ट हैं। सो all of these are actually now showing कि तालिबान के अपने अंदर competing interests रखने वाले ग्रुप हैं और तालिबान फुली जो काबुल ग्रुप है वो फुली मुल्क के तमाम हिस्सों के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर रहा। इसकी वजह एक तो ये कि रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है बाकी जो ग्रुप्स हैं इस ग्रुप के साथ, नुमाइंदगी दिखाई नहीं देती, नुमाइंदगी ना होने की वजह से मजमूई तौर पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी वजह से एक दूसरे पे कंट्रोल खोते जा रहे हैं और ये जो अनासर हैं ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है,
अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गज़ा के मंजरनामे के ऊपर बात कर रही हैं कि वहाँ पे जो बैनुल अक़वामी एक अमन फोर्स तश्कील दी जानी है और एक जो डेलीगेशन मिस्र का पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, इसके मकासद क्या है, इस मंजरनामे में बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, गज़ा की जंग को आज 700 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। शहादतों का हौलनाक सिलसिला किसी एक दिन भी मुकम्मल तौर पर नहीं रुका। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अमवात की तादाद 70,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। जंगबंदी 10 अक्टूबर को मौसर हुई थी, मगर उसके बाद भी इजरायली हमले जारी हैं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि सिर्फ जंगबंदी के बाद के दिनों में 354 अफराद शहीद हो चुके। ये तमाम सूरत हाल एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार कर रही है जब आलमी बरादरी एक मरतबा फिर गजा के लिए मंसूबे तरतीब दे रही है। अमरीकी मंसूबे के तहत आलमी इस्तेहकाम फोर्स कायम की जा रही है, जिसे सलामती काउंसिल पहले ही मंजूर कर चुकी है। इस फोर्स को गजा की निगरानी, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, एक अबूरी अथॉरिटी के क़याम में मदद देने का कहा गया। मुस्तक़बिल में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के रास्ते का एक मुबहम खाका भी इसी मंसूबे में शामिल है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि गजा में आज भी हर धमाका, हर हमला और हर जनाजा यह साबित करता है कि सियासी मंसूबे इजरायली ड्रोन से भी ज्यादा कमजोर और नातमाम दिखाई देते हैं। पाकिस्तान ने आलमी इस्तेहकाम फोर्स में मशरूत शमूलियत की आमादगी जाहिर की। इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि वह अमन बरकरार रखने के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने को तैयार है, मगर हमास को गैर मुसल्लह करने जैसे मुतनाज़ अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दो टोक अंदाज में यह बात कही कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे इक़दाम में शरीक नहीं हो सकता जिससे फ़लस्तीनियों के अंदरूनी मामलात पर असर पड़े या मज़ामती गिरोहों को मजीद कमजोर करने का तासुर जाए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की करारदाद के हक में वोट देते हुए यह भी याद दिलाया कि असल हल इजरायली फौज की मुकम्मल इनखला और फलस्तीनी रियासत के कयाम में है, ना कि फलस्तीनियों को मजीद कमजोर करने में। इसी तनाजुर में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का हालिया दौरा पाकिस्तान खास अहमियत इख्तियार कर चुका है। मिस्र का मौक़िफ़ भी करीब करीब वही है जो पाकिस्तान का है कि इस्तेहकाम फोर्स का मैंडेट सिर्फ जंगबंदी की निगरानी और गजा की सरहदों को महफूज बनाने तक महदूद होना चाहिए। काहिरा किसी ऐसी फोर्स के हक में नहीं है जिसे अमन नाफिज करने या किसी गिरोह को गैर मुसल्लह करने का इख्तियार दिया जाए। अब इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। गजा की तामीर नौ कैसी होगी, उसके अंदर रुकावटें क्या हैं, आपका मंजरनामा कैसा होगा। हमारे साथ अहमद हसन अल अरबी और डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा मौजूद हैं। अहमद साहब, अगर देखा जाए जो मौक़िफ़ मिस्र और पाकिस्तान ने अपनाया है, इस मौक़िफ़ में किस हद तक मुस्बत ज़ाविया देखने को मिलता है और इसका आउटकम क्या निकलता हुआ दिखाई देता है? जी देखें, यासिर भाई, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रिप्रेजेंट किया गया फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह और दिस इज़ द ओनली वायबल सोल्यूशन। जिस तरीके से हमने कहा कि हम ISF के खैर मकदम करते हैं और हम, लेकिन हमास को डिसार्म करने वाली किसी भी मंसूबे का पाकिस्तान ना कभी हिस्सा था, ना कभी हिस्सा है और ना कभी हिस्सा होगा। सो ये बहुत वाज़ेह और क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया गया। अच्छा, अब बात है पीस प्लान की या गाजा के सोल्यूशन की। अब आप ट्रंप के अगर पीस प्लान को आप निकाल दें बीच में से, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यू पुट इट आउट ऑफ द इक्वेशन, पिछले 70 सालों से जितने भी रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो बात ये करते हैं कि गाजा फलस्तीन का जो मसला है वो उसी सूरत में हल होगा जब यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद एक फोर्स होगी जो इंटरनेशनल लॉ इसराइल के ऊपर इंप्लीमेंट कराने का किरदार अदा कर सके। द प्रेजेंस ऑफ एन आर्मी जो कि इसराइल को एक एज अ डिटरेंट के तौर के ऊपर, जो आर्मी जो है वो इसराइल के खिलाफ एक्ट करे और इसराइल को कोई किसी ना किसी किस्म का हार्ड पावर का थ्रेट मौजूद हो, तो ISF का नाम उसको दे दें या मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स का नाम दे दें या काउंटर टेररिज्म फोर्स का नाम दे दें, आप जो भी उसको नाम दे दें, माजी में ये तीनों नाम दिए गए, तो आप उसको किसी भी किस्म का नाम दे दें, वो फोर्स एक रियलिटी है कि एक मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स गाजा में मौजूद होनी चाहिए जो कि इसराइल को उसके चेक में रखे बाकायदा तौर के ऊपर। सो वो अब जो गाजा का, जो ट्रंप का पीस प्लान है, उसमें इसका ISF का जिक्र किया गया। इस जिक्र के बाद ISF की जो फॉर्मुलेशन है या उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है या उसके जो टास्क है वो डिफाइन नहीं किए गए, जिस तरह किसी भी बड़े मुआहदे के अंदर होता है। ये मुआहदा ओपन टू नेगोशिएशंस है, ये मुआहदा ओपन, ये जो गाजा का जो भी प्रॉब्लम और फलस्तीन इसराइल का जो इस वक्त मसला, फलस्तीन का मसला है, वो उसका जो सोल्यूशन है दैट इज ओपन टू आर्ग्यूमेंट, दैट इज ओपन टू डिप्लोमेसी, दैट इज ओपन टू नेगोशिएशन। तो ये नेगोशिएशन बैक एंड फोर्थ चलती रहेंगी। मुसलमानों ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट देखना है और हमारा इंटरेस्ट जो है वो 100% इन लाइन है विद द पीपल ऑफ गाजा, विद द पीपल ऑफ फलस्तीन, और हम इसको छुपा भी नहीं रहे। बिल्कुल हम वाज़ेह तौर पे पूरी दुनिया के सामने हमने रखा है कि हम फलस्तीन और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं।
ठीक। सो लिहाजा अभी ये लंबा लेंथी प्रोसेस है जो चलता रहेगा, इसमें राउंड्स ऑफ टॉक्स होंगे, कहीं पे किसी को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीडरशिप का फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट को इसमें प्रोटेक्ट करें, और हमारा इंटरेस्ट वही है जो गाजा के लोगों का इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट वही है जो फलस्तीन के लोगों का इंटरेस्ट। ठीक, गजा के लोगों का जो इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट वही होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं, जिस तरह अहमद हसन साहब ये कह रहे हैं कि अभी बहुत से राउंड्स चलेंगे मुज़ाकरात के, बातें होंगी, फिर कोई अमली शक्ल इसकी सामने आएगी। अभी जब से जंगबंदी हुई है तब से भी लाशें उठा रहे हैं गजा की पट्टी के अवाम, तो क्या इसकी कोई अमली शक्ल हो सकती है, अमन का कयाम हो सकता है, या फिर ये इस्तेहकाम फोर्स जो है ये कोई बेहतरी का अमल जो है वो सामने ला सकती है? आई वुड लाइक टू बी वेरी रियलिस्टिक। मैं क्योंकि एकेडमिक पर्सपेक्टिव में जब मैं हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ खास में पर उम्मीद नहीं हूँ। और पाकिस्तान का जो ये उसूली मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सूरत में किसी भी ऐसे प्लान का या किसी भी ऐसे जो है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे मंसूबे का जिसके अंदर जो है उनको डिसआर्म करने की बात की जाए, हमास को या किसी भी ग्रुप को जो कि इंटरनली पैलेस्टाइन के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक कि पाकिस्तान को बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो एक मिसाल है वो याद है कि जिस ज़माने में वहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत यूएन फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी, तो उस वक्त जो है उन्होंने बोस्नियंस जो वैसे भी उस जंग में जो है जेनोसाइड का शिकार हो चुके थे, सर्ब्रेनिसा का जेनोसाइड हो चुका था, उसके बावजूद बोस्नियंस के पास जो थोड़ा बहुत असला था उनको डिसआर्म किया गया, लेकिन सर्ब्स ने डिसआर्म होने से इनकार कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि उन यूएन फोर्सेस के ऊपर भी हमला हुआ और उसके बावजूद, उनके डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी बोस्नियंस का और कत्लेआम हुआ। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह इजराइल कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, जिनीवा कन्वेंशंस की वायलेशन कर रहा है, और आपको सबको पता है कि यूएन के अंदर जो तमाम रेजोल्यूशंस हैं उनको अमेरिका ने वीटो किया है ऑन द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल। तो अब मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ इस सारे मामले में, पर मैं कतन किसी भी किस्म के ऐसे मंसूबे को मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल गलत होगा जिसमें जो है इंटरनल डिसआर्मामेंट की तरफ बात जाए, जो इंटरनल ग्रुप्स की होती है जो पैलेस्टाइन के लिए एक उनके सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए किसी भी किस्म के स्ट्रगल के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। हैविंग सेड दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इजराइल की प्रेजेंस है ईस्ट यरूशलेम के अंदर, वो 1967 से जो पहले का जो स्टेटस था उसके ऊपर होनी चाहिए थी। वो एज एन ऑक्यूपाइंग पावर वहाँ मौजूद थे अकॉर्डिंग टू द जिनीवा कन्वेंशंस, एंड येट पूरी दुनिया ने जेरूसलम को जो है अभी तक अपनी एम्बेसीज जो हैं जेरूसलम के अंदर नहीं बनाई थी क्योंकि वो जिनीवा कन्वेंशंस की रिस्पेक्ट करते थे। और इन रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ उन्होंने सब ने अपनी एम्बेसीज पूरी दुनिया के ममालिक ने टेल अवीव में बनाई हुई थी, लेकिन अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री फॉलोड बाय वेनेजुएला जिन्होंने अपनी एम्बेसी जेरूसलम के अंदर शिफ्ट की, जिसकी वजह से उन्होंने इजराइल को एक तरह से इम्प्लाइडली ये स्टेटस दिया कि जो उन्होंने जेरूसलम को अपना कैपिटल बताया है कंट्री का, इट इज अ वैलिड एंड लेजिटिमेट कैपिटल फॉर दैम। तो चूंकि डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है कि माजी की अगर चीजें देखें तो अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक जिस तरह उसको आगे लेके चलना था वो वैसे तो नहीं चला। अब इसमें जो दीगर मुस्लिम ताकतें जो हैं वो बीच में शामिल की गई हैं, अब उन्हें गारंटर के तौर पे भी शामिल किया गया है, उन्हें इम्प्लीमेंटर के तौर पे भी शामिल किया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर ये जो फोर्स वहां के ऊपर तैनात होगी, इस फोर्स की मजबूती या इस फोर्स की जो तश्कील है उसके अंदर रुकावटें क्या हो सकती हैं? देखिए, आई नीड टू think of it as an international stabilization force. अब the purpose for us to understand is कि stabilization किस नौइयत की होगी। अब इसमें 8-9 मुस्लिम ममालिक को भी शामिल किया गया है, बट मैं हमेशा से यही पॉइंट्स रखती हूँ कि जो मकबूजा इलाके के अवाम हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सो अब्राहम अकॉर्ड्स जो थे उसकी एक मिसाल है कि उसको उस तरह फॉलो नहीं किया गया। इसके लिए भी मुझे लगता है कि मुसलमान ममालिक को जो आसपास की जो कंट्रीज भी हैं और बशमूल अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसके अंदर अगर शामिल होती है तो उनके TORs बहुत क्लियर होने चाहिए कि दिस इज अ स्टेबलाइजेशन फोर्स, दिस इज नॉट मेंट टू scuttle the struggle for the right of self-determination of the Palestinian people in any way possible.
तो और इजराइल को जो है उसके लिए गारंटीज अमेरिका को देनी चाहिए कि वो चेक में रखें उनको कि वो वायलेशंस नहीं करेगा और इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का जिसको ISF का नाम दिया गया है वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में UN के, एमनेस्टी इंटरनेशनल के, ICRC के जितने भी इंटरनेशनल न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग गजा के अंदर काम कर रहे थे उनके ऊपर भी इजरायली फोर्सेस ने डायरेक्ट हमले किए थे। तो मैं समझती हूँ कि TORs बहुत क्लियर होने चाहिए। इजराइल को जो है वो इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है कि जो सुपर पावर्स हैं उनको ये करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जो मुसलमान मुल्कों की प्रेजेंस है एज अ गारंटर, इट शुड बी विद एन इंटरेस्ट कि जिस तरह हमारा एक हमेशा से उसूली मौक़िफ़ रहा है कि हम हमेशा से पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट करते रहे हैं और दूसरे मुसलमान ममालिक भी इस सपोर्ट में हैं कि किसी भी तरीके से उस उसूली मौक़िफ़ की कहीं भी नफ़ी ना हो उसकी। ठीक, यानी उस मौक़िफ़ की तायीद होती रहनी चाहिए, उस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया जाता रहना चाहिए और 1967 से पहले की जो करारदादें हैं या उससे पहले की जो हैसियत है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है कि हम किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे या किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए हो या फ़लस्तीनियों को कमज़ोर करने के लिए हो। पाकिस्तान इस मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है और मिस्र का अभी जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ कर रहा है। देखना ये है कि इसका आउटकम क्या निकलता है और फ़लस्तीन की जो मौजूदा हैसियत है या 2 रियासती हल की जो करारदाद है उसके ऊपर अमल दरामद किस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा, अहमद हसन अल अरबी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।